हेलो दोस्तों, हमारा नाम हिमांशु ब्रह्मण्या है और आपके चैनल का नाम है हिमांशु ब्रह्मण्या स्टडी पॉइंट। तो आज हम एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःद्रव्य जालिका या अंतःप्रद्रव्य जालिका। बात एक ही है, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में आज हम जानेंगे। एक कोशिकांग है और महत्वपूर्ण कोशिकांग है। तो जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले। एक इन्फॉर्मेशन और देना था आपको कि हमारी नियमित कक्षा जो हमारी एप्लीकेशन है गीतांजलि क्लासेस एप्लीकेशन, उस पर नियमित कक्षा हमारी चल रही है। यूपी स्पेशल और पॉलिटी की कक्षा यूपीएससी की चल रही है। तो यूपीएससी का कोई भी बच्चा अगर बैच ज्वाइन करना चाहता है तो वह गूगल प्ले स्टोर से हमारी जो गीतांजलि एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर नियमित रोज 2 लेक्चर हमारे पहुँचते हैं, है ना। और हम उस पर 1 दिन या 2 दिन हफ्ते में लाइव आते हैं और जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी हम मटेरियल देते हैं उसका निर्धारण हम उसमें करते हैं क्वेश्चन आंसर सीरीज के माध्यम से, ठीक है। तो आप हमारे से वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं। हमारी गीतांजलि एप्लीकेशन में आपको मैथ्स और इंग्लिश की भी क्लासेस उपलब्ध होंगी। जो अलग टीचर और जो अनुभवी टीचर हैं उनकी क्लासेस भी वहाँ पर आपको मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश की क्लासेस आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, ठीक है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। आज अंतःद्रव्य जालिका को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में 2-3 कोशिकांग और हैं, उनको एक ही वीडियो में हम सोच रहे हैं कि समावेशन कर दें। उसके बाद हम आपको बैक्टीरियोलॉजी पढ़ाएंगे, है ना। जीवाणु विज्ञान हम चालू करेंगे और जीवाणु विज्ञान भी 3-4 लेक्चर रहेंगे हमारे, 5-6 लेक्चर। उसके बाद में आपका वायरोलॉजी स्टार्ट करेंगे, अर्थात विषाणु विज्ञान को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आइएगा स्टार्ट करते हैं। अब आपसे पूछा जाता है, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा कि पहला प्रश्न क्या बनता है कि वास्तव में सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखा किसने। हम यहाँ पर देखने की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, देखने की, नाम की और खोज की बात नहीं कर रहे हैं। यही तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, यही क्या होते हैं, तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं। हम सिर्फ देखने की बात कर रहे हैं, नाम की और खोजने की बात नहीं कर रहे हैं। कि सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने देखा, तो वास्तव में उनका नाम क्या था, गार्नियर था। क्या नाम था, गार्नियर साहब, उन्होंने देखा। और गार्नियर साहब ने ही इनको क्या नाम दिया, एग्रो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एग्रो स्ट्रोप्लाज्म नाम दिया। क्लियर पॉइंट, बात समझ में आ रही है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नाम किसने दिया और खोजा किसने, नाम किसने दिया और खोजा किसने, तो उसमें आपके जो पोर्टर साहब का नाम आता है, इसका पोर्टर साहब का नाम। क्लियर पॉइंट, आ रही बात समझे। पोर्टर साहब ने ही इसको क्या नाम दिया था, पोर्टर साहब ने ही इसको क्या नाम दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या नाम दिया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अर्थात अंतःद्रव्य जालिका नाम किसने दिया था, पोर्टर साहब ने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बिल्कुल ध्यान से समझना है। अब अगर हम बात करें कि देखा कब गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखा गया था 1897 में। कब, 1897 में देखा गया। लेकिन जो बात अगर हम करें, पोर्टर साहब ने नाम कब दिया, वो 1858 में। कब, 1858 में। क्लियर पॉइंट, आ रही है बात समझ में, चलिएगा आगे चलते हैं, समझिएगा लेकिन ध्यान से। जो अब प्रश्न दोबारा से घूम कर क्या बना, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। जो प्रश्न बना, प्रश्न क्या बनता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। प्रश्न यह बनता है कि जो गार्नियर साहब थे
जिन्होंने इसको देखा उन्होंने इसको क्या नाम दिया? तो उन्होंने इसको एग्रो, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, एग्रोस्ट्रोप्लाज्म नाम दिया। क्लियर पॉइंट? आ रही है बात समझ में? लेकिन अंतःद्रव्य जाली का नाम किसने दिया? पोर्टर साहब ने दिया। किसने दिया? पोर्टर साहब ने। हाँ, लिखना है ये पॉइंट पूछे जाते हैं, घुमाकर तथ्यात्मक प्रश्न होते हैं, ये पूछ लिए जाते हैं, है ना, आपको कथन निष्कर्ष में दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपका स्मूथ था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आइए अब अगर हम बात करें, बिल्कुल ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कितने होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वह खुरदुरा होता है, जबकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा होता है? चिकना होता है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपकी जो बाहर बनी हुई है ब्लैक कलर की, वास्तव में ये क्या है? कोशिका झिल्ली है। क्या है? कोशिका झिल्ली। अर्थात कोशिका झिल्ली के पास में जो आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट मिलेगा, अर्थात प्रकार मिलेगा, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। कौन सा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। पॉइंट क्लियर है? आ रही है बात समझ में? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा जो अंदर की तरफ, यानी कि केंद्र का झिल्ली, ये क्या है? केंद्रक झिल्ली है। जो केंद्रक झिल्ली के पास में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, वो वास्तव में कैसा होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। दोनों में अंतर समझे? यानी कि जो कोशिका झिल्ली के पास में आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, वह कैसा मिलेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा, जबकि जो आपको केंद्र झिल्ली के पास में मिलेगा वह कैसा मिलेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगा। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ही हम खुरदा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, अर्थात खुदरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके ये देखिएगा ब्लैक कलर का जो हमने बनाया हुआ है, ये वास्तव में क्या है? राइबोसोम। क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? इसके ऊपर राइबोसोम लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में? जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके पास में राइबोसोम्स नहीं होते हैं। क्लियर है पॉइंट? और एक चीज समझिएगा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ये कंकाल पेशी जो होती है ना हमारी, जो कंकाल पेशी होती है उसके निर्माण का कार्य करती है। किसका? उसका निर्माण का कार्य करती है। आइएगा हेडिंग बना लीजिएगा। क्या? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के प्रकार कितने होते हैं? दो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहले आप हेडिंग डाल लीजिएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप हेडिंग डाल लीजिएगा। क्या हेडिंग डालना है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हेडिंग बना लिया है। अब इसमें लिखिएगा कि वास्तव में ये क्या है। वास्तव में ये क्या होती है? चिकनी सॉरी, ये कैसी होती है? खुरदरी होती है। खुरदरी क्यों हो रही है? क्योंकि इसमें राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम लगे होते हैं, है ना। ये वास्तव में किसके पास में होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। ये केंद्रक के पास होती है। किसके पास होती है? केंद्रक के पास होती है। देखिएगा ये केंद्रक है। ये क्या है? वास्तव में ये केंद्रक है और केंद्रक के पास ही आपको दिखाई दे रही है स्पष्ट रूप से, है ना। डायग्राम में हमने बनाया है। ये किसके पास में है? केंद्रक के पास में है। और इसी में ही क्या होती है? वास्तव में इसी में ही इनकी जो सह संरचनाएं होती हैं, यानी कि सिस्टर्नी व पुटिकाएं, अभी बताएंगे वो क्या होती हैं इसमें। वो इसमें उपस्थित होती हैं। वे क्या होती हैं? इसमें उपस्थित होती हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसी में क्या होता है बेसिकली? हाँ,
इसमें सिस्टर्नी और गुटिकाएं होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है, इसको समझिएगा। इसी में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो बड़ी उप इकाई होती है, उप इकाई होती है ना, उससे जुड़े रहते हैं, उससे क्या रहती है, जुड़ी रहती है। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब ये क्या होती है, अगर हम बात करें दोनों में अंतर का कि रफ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वास्तव में जो आपकी रफ एंटीप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, वास्तव में ये क्या होती है, ये ज्यादा स्थायी होती है। क्या होती है, ज्यादा स्थायी होती है ना। ये क्या है, वास्तव में स्थायी संरचना है। कैसी संरचना है, स्थायी संरचना है। अगर हम बात करें कि इसमें उपस्थित क्या होती है, तो आप देख रहे हैं वास्तव में कि इसके पास में क्या है, राइबोसोम है। इसके पास क्या होता है, राइबोसोम उपस्थित होते हैं इसके पास में। सबसे महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके लिखिएगा आप, ये पूछा जाता है प्रश्न। इसमें ही क्या होता है, राइबो लिखना है, इसको छोड़ना नहीं है, राइबोसोम है ना। राइबोसोम तो है इसके पास में उपस्थित। राइबोसोम में ही देखिएगा कुछ क्या होती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है। क्या होती है, ग्लाइकोप्रोटीन होती है, उनका नाम लिख लीजिएगा आप। एक होती है राइबोफोरिन फर्स्ट, एक होती है राइबोफोरिन सेकंड। ये वास्तव में दोनों क्या हैं, ये वास्तव में दोनों की दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है, प्रोटीन है, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है। तो वास्तव में जो राइबोफोरिन फर्स्ट है और राइबो सेकंड है आपकी, ठीक है, ये वास्तव में ग्लाइकोप्रोटीन द्वारा किससे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ी होती है, जुड़ते हैं। पॉइंट क्लियर है, बात समझ में आ रही है। इसे नोट करके लिखिएगा कि राइबोफोरिन फर्स्ट और राइबोफोरिन सेकंड जो ग्लाइकोप्रोटीन है, इसके द्वारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या होती हैं, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, आइए। हाँ, नोट्स बनाते रहिएगा भैया, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, यहां से प्रश्न बनता है आपका, चलेगा, इसको साफ कर देते हैं। देखिएगा, चीजों को रटना नहीं है, चीजों को समझना है। अगर आपकी समझ विकसित हो गई तो प्रश्न कैसे भी घुमा कर दे दे तो आप उसको कर लेंगे, है ना, उसको आप कर लेंगे। ये बार बार मिट जा रहा है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे बोलते हैं SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो किसके पास में है, ये वास्तव में कोशिका झिल्ली है, ये कोशिका झिल्ली के पास में है। ठीक है, अब आप एक चीज है, इसमें क्या होता है वास्तव में, आप हेडिंग डालिएगा अब दूसरा SER, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ का मतलब कैसी है भाई, सिंपल सी बात है, चिकनी होती है। ये कैसी होती है, चिकनी होती है। ये कैसी होती है, चिकनी होती है। ठीक है, अब समझिएगा आप इनका महत्व क्या है। वास्तव में ये चिकनी है और ये किसके पास में होती है, कोशिका झिल्ली के पास। किसके, कोशिका झिल्ली के। आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये ब्लैक कलर का जो हमने बनाया है, ये क्या है वास्तव में, ये ब्लैक कलर की क्या है, कोशिका झिल्ली है। और आपको दिखाई दे रहा है वास्तव में कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसके पास होती है, कोशिका झिल्ली के पास में होती है। पॉइंट क्लियर है। कोशिका द्रव्य भरा रहता है ना इनके पास में, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य झिल्ली कहते हैं। बहुत सारा कोशिका द्रव्य यानी कि एंजाइम भरे रहते हैं इनके पास, है ना। आ रही है बात समझ में। अगला फैक्ट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके पास में
नलिकाएं होती हैं। क्या होती हैं? नलिकाएं होती हैं। इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो मेजर अंतर है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, वह मेजर अंतर क्या है कि राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम जो होते हैं वे क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्लियर है? पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपने पढ़ा अभी कि राइबो, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद रखिएगा, राइबोफोर्बिन इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। वहां पर आपको दिखाई दे रहा था कि फर्स्ट में मिल रहा था और सेकंड भी मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर राइबोफोर्बिन जो है, वो जो ग्लाइकोप्रोटीन है वो नहीं मिल रहा है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? अगला ही फैक्ट समझिएगा कि दोनों में अगर कंपैरिजन करें SER में और REFR में, यानी कि RER में यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये क्या होता है वास्तव में? ये कम स्थायी होता है। क्या होता है? कम स्थायी होता है, कम स्टेबल होता है। क्लियर है? पॉइंट आ रही है बात समझ में? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें थी। आइएगा अब आगे चलते हैं। अगला हेडिंग बनाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला हेडिंग बनाइएगा, अगला हेडिंग है आपका कि ER की संरचना है। तो ER की संरचना को वास्तव में हम तीन रूप में पढ़ते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, एक होता है पुटिकाएं, एक होती है नलिकाएं। तो आइएगा संरचनाओं पर चर्चा करते हैं, है ना। संरचनाएं कितनी है भाई? तीन है। किसकी? ER अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। कौन कौन सी है? आइएगा चर्चा कर लेते हैं, एक बार समझिएगा बिल्कुल ध्यान से। जो सिस्टर्नी है आपकी फर्स्ट, और सेकंड कौन सी है आपकी? पुटिकाएं है, और तीसरी कौन सी है आपकी? नलिकाएं है। अब इनमें अंतर समझिएगा कि होता क्या है। वास्तव में जो सिस्टर्नी होती हैं वो ट्यूब के प्रकार की संरचनाएं होती हैं। कैसी? ट्यूब के प्रकार की संरचना होती है, और इनके ऊपर वास्तव में क्या होता है? इनके ऊपर राइबोसोम होता है। क्या होता है? इनके ऊपर राइबोसोम होता है ना। अब राइबो जहां पर आ जाएगा, आपको पता ही है कि प्रोटीन संश्लेषण तो होना ही होना है, यानी कि प्रोटीन का निर्माण तो होना ही होना है। बात समझ में आ रही है? तो जो सिस्टर्नी होती हैं वे वास्तव में कैसी होती हैं? अशाखित होती हैं, यानी कि इनकी शाखाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या है। पहला पॉइंट तो ये लिखिएगा कि राइबोसोम उपस्थित होती है। राइबोसोम क्या होता है? उपस्थित होता है। दूसरा इफेक्ट क्या लिखेंगे आप कि ये कैसी होती है? अशाखित होती है, यानी कि इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। इनमें शाखाएं नहीं होती हैं। अब पुटिका की बात करें तो पुटिका वास्तव में कैसी होती हैं? पुटिका कुछ गोलाकार होती हैं। कैसी होती हैं? गोलाकार होती हैं, या कुछ कैसी होती हैं? अंडाकार होती हैं। कैसी होती हैं? अंडाकार होती हैं। पॉइंट क्लियर है? और इनका जो महत्वपूर्ण कार्य है, अगर हम कार्य की बात करें तो ये स्टोरेज करती है। क्या करती हैं? स्टोरेज करती हैं, अर्थात ये क्या करती हैं? ये संग्रह का कार्य करती हैं, है ना। किसका कार्य करती हैं? संग्रह का कार्य करती हैं, अर्थात एकत्रित करने का कार्य करती हैं। जबकि जो नलिकाएं होती हैं उनकी संरचनाएं कुछ इस प्रकार की होती हैं, है ना। उनकी संरचनाएं क्या होती हैं? कुछ इस प्रकार की होती हैं। आ रही है बात समझ में? तो ये कैसी होती है? आपको दिखाई दिया यहाँ पे शाखा बन रही है कि नहीं बन रही है? ये शाखाएं बन रही हैं। तो पहला ही पॉइंट क्या होती है? ये कैसी होती हैं? शाखित संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? शाखित संरचना होती है। और दूसरा ही पॉइंट क्या है इसमें कि जो राइबोसोम होता है वह क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्या होता है? अनुपस्थित। स्पष्ट रूप से आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर राइबोसोम नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है? राइबोसोम है।
वास्तव में जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, वो केंद्रक के पास होती है और उस पर क्या होता है, राइबोसोम होता है। और जो कोशिका झिल्ली के पास होती है उसके पास में राइबोसोम नहीं होता है और वो शाखाओं के रूप में होती है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में? चलिएगा इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, तो आपने संरचनाएं समझ ली इसकी। आइएगा हेडिंग डाल लीजिएगा। देखिएगा कुछ राइबोसोम जो होते हैं ना, वो राइबोसोम आपको पता ही है कि किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, अर्थात प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, है ना। किसका कार्य करते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। जब हम कार्य पढ़ेंगे दोनों के, है ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी और किसका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी, तब हम इनके कार्यों पर चर्चा करेंगे और संयुक्त रूप से जो कार्य कर रहे हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझिएगा बिल्कुल ध्यान से कि जो F यानी कि S एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, तो इसके कार्य क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य हैं और जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आइएगा देखिएगा, ये वास्तव में हेडिंग डाल लीजिएगा आप भी, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके कार्य। ये उन कोशिकाओं में पाई जाती है, कोशिकाओं में पाई जाती है जिसमें क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें ग्लाइकोजन और दूसरा लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन का मतलब लिपिड भी है और साथ में प्रोटीन भी है, तो उसी को क्या बोल दिया गया है, लिपोप्रोटीन बोल दिया है। ठीक है, साथ में क्या है, स्टेरॉइड, साथ में क्या है, स्टेरॉइड है। ठीक है, और दूसरा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल होता है ना आपके उसमें बॉडी में, कोलेस्ट्रॉल, ये इन सारी चीजों का क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। क्या करती हैं, संश्लेषण करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ रही है बात समझ में, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, साथ में क्या करती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिपिड जो है आपका, खाली लिपिड, इसका क्या करती हैं, श्रावण करती हैं। क्या करती हैं, इनका ही श्रावण करती हैं। और वास्तव में ग्लाइकोजन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा, ये भी लिखना है, जो ग्लाइकोजन का निर्माण करने वाली कोशिका, ग्लाइकोजन का निर्माण करने वाली कोशिका में क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। क्या होती हैं, उपस्थित होती हैं। पॉइंट क्लियर है, दोबारा से रिपीट कर रहे हैं, यह उन कोशिकाओं में पाई जाती हैं जिसमें ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन, स्टेरॉइड अधिक मात्रा में अगर लेंगे आप तो ज्यादा एनर्जी, प्रोटीन का ही एक स्वरूप होता है ना, आप प्रोटीन में पढ़ेंगे इसको, है ना। और कोलेस्ट्रॉल, इनका क्या करती हैं, संश्लेषण करने वाली कोशिकाओं में पाई जाती हैं और लिपिड का श्रावण करती हैं, ग्लाइकोजन का निर्माण करने वाली कोशिकाओं में उपस्थित होती है। हेडिंग डालेगा, हेडिंग डालेगा RER, हेडिंग डालेगा RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER अर्थात रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात खुदरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ, नोट्स करना है इसको भी। ठीक है, इसके कार्य क्या होते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। ये उन कोशिकाओं में पाई जाएगी, उन कोशिकाओं में पाई जाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। जिसमें क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण, क्योंकि भैया इनके ऊपर राइबोसोम पाया जा रहा है ना, क्योंकि इनके ऊपर क्या पाया जा रहा है, राइबोसोम पाया जा रहा है,
तो इसलिए वो एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे यकृत, यकृत की कोशिकाओं में ये पाए जाएंगे, जैसे कि पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय की कोशिकाओं में पाए जाएंगे, ये इनके एग्जाम्पल है ना। तो इन कोशिकाओं में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। ये वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कार्य क्या करता है, ये आदान प्रदान का कार्य करता है ना। यानी कि केंद्रक से बाहर निकलने के लिए कोशिका द्रव्य में कोई भी कोशिका पदार्थ जाना है तो वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए ही कहा जाता है कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। किसमें पहुंचता है, कोशिका द्रव्य में पहुंचता है। अब आपसे प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि इनका मॉडिफिकेशन होता है कि नहीं होता है, तो हेडिंग बनाइएगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रूपांतरण यानी कि मॉडिफिकेशन क्या होता है ना, रूपांतरण क्या होता है। तो 3 प्रकार के रूपांतरण होते हैं। पहला हेडिंग डालिएगा सैक्रोप्लास्टिक रेटिकुलम। 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के रूपांतरण होता है। सैक्रोप्लास्टिक रेटिकुलम ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली ये क्या कार्य करता है, ये जो आपका कंकाल होता है ना, जो कंकाल की पेशी होती है, वो पेशी कोशिका जो होती है, सेल जो होती है में उपस्थित होता है। किसमें उपस्थित होता है, वास्तव में कंकाल कोशी में जो कंकाल पेशी कोशिका होती है उसमें क्या होता है, उसमें उपस्थित होता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। क्या, सैक्रोप्लास्टिक रेटिकुलम ये प्रकार है, एक रूपांतरण है किसका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। क्लियर है पॉइंट। दूसरा ही महत्वपूर्ण चीज क्या है कि इसमें जो कैल्शियम होता है, क्या होता है, कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम जो आयन होते हैं जिन पर 2 पॉजिटिव चार्ज होते हैं, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कमेंट में बताइएगा हमें। जो कैल्शियम आयन होते हैं वास्तव में इसका क्या करते हैं, वह श्रावण करते हैं। क्या करते हैं, श्रावण करते हैं। क्या करते हैं, स्त्रावण करते हैं। गलत लिख दिया है, हम सही लिख रहे हैं, लिखिएगा स्त्रावण करते हैं। क्या करते हैं, इसका स्त्रावण करते हैं। साथ में क्या करते हैं, जो हमारी पेशी है ना, जो हमारी मसल्स हैं, उनका संकुचन का भी कार्य, संकुचन का कार्य करने में ये क्या करते हैं, मदद करते हैं। संकुचन में मदद करते हैं, मदद करते हैं। पॉइंट क्लियर है, आ रही है बात समझ में। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट था। दूसरा इसका जो स्वरूप होगा, हेडिंग बनाइएगा, उसे बोलते हैं टी नलिकाएं। क्या बोलते हैं, टी नलिकाएं। तो टी नलिकाएं जो होती हैं वास्तव में, दूसरा स्वरूप है इसका रूपांतरण का। टी नलिकाएं वो क्या करती हैं वास्तव में, वह वास्तव में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, मांसपेशियां है ना, जो हमारी मांसपेशियों में का उद्दीपन, स्टिमुलेट है ना, उद्दीपन व संचरण का कार्य करती है, कार्य करती है। पॉइंट क्लियर है, यानी कि उसको उद्दीपन करने का कार्य कौन करती हैं, टी नलिकाएं करती हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ही क्या होता है, एक रूपांतरण होता है, ठीक है। दूसरी चीज समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बार बार पूछा जाता है। जो हमारा कंकाल होता है या हर्ट होता है, यानी कि हृदय होता है या कंकाल होता है, तो कंकाल या हृदय की मांसपेशियां है ना, हृदय की या फिर कंकाल की मांसपेशियां जो होती हैं में स्थित या उपस्थित अनुप्रास्थ, लैंगोटुडनल अनुप्रास्थ, अनुप्रास्थ का आपको पता होगा वर्टिकल होता है ना, नलिकाएं, नलिकाएं हैं। इन्हें क्या नाम दे दिया गया है, टी ट्यूबिनल नलिकाएं दे दिया गया है। क्लियर है पॉइंट।
तीसरा पॉइंट लिखिएगा, तीसरा प्रकार कौन सा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है तीसरा, जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, नेट और जीआरएफ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं माइलोइड काए, माइलोइड काए। तीसरी है ये वास्तव में क्या होती है, ये वशिष्ठ प्रकार की एक अनोखी ही होती है, वशिष्ठ प्रकार की इस कैसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। कैसी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। आ रही है बात समझ में। और दूसरी चीज क्या है वास्तव में, देखिएगा आपने सुना होगा वर्णक, जो हमारी आंखों को देखने के लिए, जो हमारी आंखों में आप देख रहे हैं कि भाई ये काला कलर है, ये पीला कलर है, ये लाल कलर है, तो उन लाल और पीले कलर को उद्दीपन करने का कार्य, उनका परिवहन करने का कार्य वास्तव में किसके साथ में होता है, किसके पास होता है, माइलोइड काय के पास में होता है। अर्थात माइलोइड काय जो ER का रूपांतरण होता है उसी के पास में होता है ना। हमें कोई चीज हरी दिखाई दे रही है तो वो दिखाई क्यों दे रही है, वास्तव में इसी के कारण दिखाई दे रही है। लाल दिखाई दे रही है तो क्यों दिखाई दे रही है, वास्तव में माइलोइड काय के द्वारा ही वह दिखाई दे रही है। तो इसमें लिखिएगा आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आंखों की रेटिना, जो बीचों बीच होता है उसे क्या बोलते हैं, रेटिना, रेटिना की रंग युक्त, है ना, वर्णक युक्त भी बोल सकता है, रंग युक्त भी बोल सकता है। क्लियर पॉइंट। इपीथीलियल, रंग युक्त इपीथीलियल या वर्ण युक्त इपीथीलियल कोशिकाओं में उपस्थित होती है ना। जिसके कारण क्या हो रहा है, जिसके कारण ही अगले लाइन से लिखिएगा, यह प्रकाश क्या होती है, संवेदी होती है, संवेदी होती है। इसी कारण क्या होती है, ये प्रकाश संवेदी होती है, जो रंग अर्थात वर्णक, रंग परिवहन में क्या होती है, सम्मिलित होती है, सम्मिलित होती है। क्लियर पॉइंट। यानी कि वर्ण युक्त परिवहन में क्या होती है, सम्मिलित होती है। क्लियर है। तो आपने रूपांतरण भी पढ़ लिया है। अगला हेडिंग बनाइएगा किसके, ER के कार्य, किसके, ER के कार्य अर्थात एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, हेडिंग बना लीजिएगा, है ना। इसमें लिखिएगा, आइएगा पहला पॉइंट कि कोशिका, कोशिकीय पदार्थ का आदान प्रदान करना इसका प्रमुख कार्य है। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, कोशिका कंकाल बनाना, है ना, कोशिका कंकाल बनाने में भी ये सहायता करती है। तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, ये वास्तव में एक क्रिया होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लाइको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्लाइकोजिनोसिस, है ना। ग्लाइकोजिनोसिस में क्या होता है, इसको समझिएगा आप। इसमें क्या होता है कि ग्लाइकोजन जो होता है वह किसमें बदलता है, वह ग्लूकोज में बदलता है। इसमें तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। उसे क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो ग्लाइकोजेनेसिस जो होता है, ग्लाइकोजेनेसिस में कौन मदद करता है, तो वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, मदद करता है। अगला पॉइंट लिखिएगा, जो हमारी पेशी, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेशी संकुचन, संकुचन में मदद करता है। संकुचन का मतलब दबना,
है ना। संकुचन का मतलब क्या होता है, दबना होता है ना, उसमें मदद करता है। अगला इफेक्ट लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है, कैल्शियम आयन, है ना, अभी आपने पढ़ा था कि कैल्शियम आयन का क्या करता है, श्रावण, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, श्रावण करता है। क्या करता है, कैल्शियम आयन का श्रावण करता है। वास्तव में यह है, देखिएगा, आदान प्रदान के स्थान पर वह परिवहन भी बोल सकता है कि कोशिका पदार्थ का परिवहन कौन करता है, वास्तव में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। पॉइंट क्लियर है। आपसे पूछा जाता है कि केंद्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है, झिल्ली के निर्माण में सहायक कौन होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही होता है। सबसे ही महत्वपूर्ण, क्योंकि कुछ विषाक्त पदार्थ भी होते हैं। विषाक्त का मतलब होता है जहरीले पदार्थ। क्या, जहरीले पदार्थ तथा जहरीले एंजाइम, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रिया है, टॉक्सी, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, टॉक्सिफिकेशन कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉक्सिफिकेशन कहते हैं, जिसे हिंदी में हम क्या कहते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, जिसे हम कहते हैं हिंदी में निराविषीकरण कहते हैं। तो निराविषीकरण में क्या करता है, मदद करता है, अर्थात जो जहरीले पदार्थ होता है उसको बाहर निकालने में मदद करता है, उसको बाहर निकालता है। क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। और सबसे ही महत्वपूर्ण जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है वो हम यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, उसको लिख लीजिएगा कि प्रोटीन स्टेरॉइड, ठीक है, प्रोटीन स्टेरॉइड, और दूसरा ग्लाइकोजन लिपोप्रोटीन, है ना, स्टेरॉइड, ग्लाइकोजन, लिपोप्रोटीन का संश्लेषण, सिंथेसिस का कार्य भी यही करता है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट, आ रही है बात समझ में। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और भैया जो नए व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन ऑन कर ले, है ना। इसके बाद में नए कोशिकांग पढ़ेंगे और 3 या 2 कोशिकांग बचे हैं उनको भी समाप्त करते हैं। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ आपको सारे साइटोलॉजी के आपको लेक्चर मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।